वेलकम टू एम्बिशियस एकेडमी। मैं हूँ ऋषिका जैन और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना क्लास 10th एआई की यूनिट नंबर 2 जो कि है एडवांस कंसेप्ट्स ऑफ मॉडलिंग इन एआई। तो ये वन शॉट वीडियो है तो हम एक बार में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। तो ये वाली जो यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, पूरे 11 नंबर का आने वाला है ये एग्जाम में। तो फर्स्ट चैप्टर में जो हमने एआई प्रोजेक्ट साइकिल की स्टेजेस पढ़ी थी उसमें से एक स्टेज थी मॉडलिंग, तो हम उसी के एडवांस कंसेप्ट इसमें पढ़ने वाले हैं। और जिसने फर्स्ट चैप्टर वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लेना, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है रिविजिटिंग एआई, एमएल एंड डीएल। मतलब कि हम इसमें एआई, एमएल और डीएल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम एआई से। एआई को तो आप लोग जानते ही हो। एआई क्या करता है, जो मशीन्स रहती है उनको ह्यूमन की तरह बिहेव करने में मदद करता है। तो एआई की मदद से जो भी मशीन्स रहती हैं वो ह्यूमन की तरह बिहेव कर पाती हैं, ह्यूमंस की तरह खुद डिसीजन ले पाती हैं, ह्यूमंस जैसे देखते हैं कोई चीज़ को और उसको एनालाइज कर पाते हैं, वैसे ही अगर हमारी मशीन में कैमरास लगे हों वो भी इमेजेस को एनालाइज कर पाएंगी, उनका मीनिंग निकाल पाएंगी। और जैसा कि हम लोग बात कर पाते हैं एक दूसरे से, हम एक लैंग्वेज बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, वैसे ही एआई की मदद से जो भी मशीन्स रहती हैं वो भी जो लैंग्वेज होती है उसको अच्छे से समझ पाती हैं। और इसी के साथ साथ जो भी डेटा रहता है, जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उसको एनालाइज कर पाती हैं, मतलब कि पूरे डेटा को सॉर्ट कर पाती हैं और उसका कुछ मीनिंग या फिर उसमें जो भी पैटर्न बन रहा होता है उसको अंडरस्टैंड कर पाती हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो एआई की मदद से जो मशीन्स रहती हैं वो ह्यूमन का बिहेवियर मिमिक कर पाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एमएल की, एमएल मतलब मशीन लर्निंग। तो जो मशीन लर्निंग है वो सबसेट है एआई का, मतलब पूरा ये एआई है, उसके अंदर एक पार्ट आता है एमएल। अब बात यह है कि मशीन लर्निंग से होगा क्या। तो मशीन लर्निंग से जो मशीन्स रहती हैं वो अपना टास्क इम्प्रूव कर पाती हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब कि जैसे हमने कुछ मशीन को काम करने के लिए दिया और फिर उसने किया वो काम, फिर उसमें से उसकी कुछ मिस्टेक्स होंगी, तो वो मशीन क्या करेगी, वो अपनी मिस्टेक्स से लर्न कर लेगी और फिर बाद में हम वही काम उसे करने के लिए देंगे तो वो वाली मिस्टेक्स नहीं करेंगी। जैसे कि हमारे साथ होता है, हम लोग क्या करते हैं, हमने कुछ टेस्ट दिया, एग्ज़ाम दिया, उसमें जो गलतियां हमसे हो जाती हैं वो हम आने वाले टेस्ट में करना अवॉइड करते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो गलतियां रिपीट ना हो। मतलब कि क्या, हम अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं कि हम वही चीज़ बार बार रिपीट ना करें। ठीक वैसे ही मशीन लर्निंग में भी होता है। अब देखो तुम लोगों को ये एक डायग्राम दिख रहा है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, जो भी हमारा एमएल मॉडल है हम उसको एक इनपुट दे रहे हैं। तो अब हम इनपुट में क्या देंगे, उसको कुछ भी पुराना डेटा उठा के दे देंगे। जैसे कि मान लो मैंने पुराने 10 साल का क्रिकेट वाला डेटा उसको दे दिया कि कौन प्लेयर कैसा खेलता है। उसके बाद फिर वो एमएल मॉडल क्या करेगा, वो जो भी हमने उसको डेटा दिया उससे वो लर्न करेगा कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद फिर हमें एक आउटपुट दे देगा। जैसे कि मैंने अगर उससे बोला कि मुझे प्रेडिक्शंस दो तो वो मेरे को प्रेडिक्शंस दे देगा। जैसे कि ये देखो, मैंने उसको कुछ डेटा दिया, कुछ स्ट्रॉबेरीज की फोटोज दी हैं और कुछ एप्पल्स की फोटो दी हैं और उसको ये बताया है कि इस वाले को एप्पल कहते हैं और इस वाले को स्ट्रॉबेरी कहते हैं। उसके बाद वो क्या करेगा, वो उससे सीखेगा, लर्न करेगा, उसको प्रोसेस करेगा डेटा को, और फिर अगर मैं उसको कोई दूसरी ही एप्पल की इमेज दूंगी तो वो मेरे को पहचान के क्या बता देगा कि ये एक एप्पल है। तो मतलब इस तरीके से वो वर्क करता है। वो क्या करता है, वो अपनी गलतियों से सीखता है, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। और मतलब एमएल में वो जो मशीन रहती है वो खुद से ही लर्न करने की कोशिश करती है, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा वो लर्न करती जाती है चीज़ें। अब इसके एग्जाम्पल्स पे चलते हैं हम। तो जो एमएल है वो ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करने में मदद करता है। उसको अगर हम मिक्स चीज़ें दे देंगे तो वो क्लासीफाई कर देगा हमारे लिए। उसी के साथ साथ ये एनॉमली डिटेक्शन में भी काम आता है। एनॉमली डिटेक्शन मतलब कि हमारे डेटा में मान लो कुछ अजीब सी चीज़ छुपी हुई है तो हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि हमारी हार्ट रेट में सडनली कुछ स्पाइक आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, वो एनॉमली हो जाएगी। और हो सकता है वहाँ पर कुछ रिस्क हो, अरे ये वाला रिस्क नहीं, कुछ हेल्थ इशू हो। एनॉमली डिटेक्शन मतलब कि क्या,
कि हमारा कुछ डेटा है या कुछ भी चीज़ है उसमें सडनली हमें कुछ अजीब सी चीज़ दिख जाए तो वो हमारे एनोमली डिटेक्शन है, ठीक है। और तो और ये मशीन लर्निंग ईमेल स्पैम फिल्टर में भी यूज़ होती है। उसमें भी सेम चीज़ होती है कि जो भी हमारे ईमेल्स रहते हैं उसमें से जो बार बार रिपीट होते हैं या जो कंपनीज रेगुलरली भेजती रहती है या फिर जिनमें कुछ वर्ड्स होते हैं, तो उसके बेसिस पे क्या होता है, वो जो फिल्टर रहता है वो वर्क करके उन ईमेल्स को स्पैम बॉक्स में उठा के पटक देता है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि है डीप लर्निंग। अब जो डीप लर्निंग है वो एक सबसेट है एमएल का, मतलब कि एमएल है उसका एक पार्ट है डीप लर्निंग। अब जो डीप लर्निंग है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ करके अपने डिसीजंस लेती है और जो भी सॉल्यूशन होता है उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती है। हाँ, वही न्यूरल नेटवर्क्स जो कि हम में भी प्रेजेंट होते हैं पर हमारे पास नेचुरली रहते हैं, तो इसलिए वो नेचुरल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। और पर डीएल में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ होता है क्योंकि वो आर्टिफिशियल है, वो हमने बनाए हैं। अब ये वर्क कैसे करते हैं हम इसको समझते हैं। अब जैसे कि तुम लोगों को ये इमेज दिख रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को एक इनपुट दे रहे हैं। तो अब मैंने जैसे ये इमेज डाली इनपुट में, तो अब ये इमेज ANN में जाएगी। तो ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में 3 लेयर्स है। तो जो येलो वाले जो सर्कल्स दिख रहे हैं ये क्या करेगी, ये हमारे इनपुट को रिसीव करेगी और इस लेयर को हम इनपुट लेयर भी कहते हैं। उसके बाद जो डेटा रहेगा वो दूसरे वाले लेयर में जाएगा जिसका नाम है हिडन लेयर। तो ये जो सारे ब्लू वाले सर्कल है इन पे जाने वाला है। तो अभी ये हाल फिलहाल जो डायग्राम है वो सिर्फ एक ही हिडन लेयर शो कर रहा है, हो सकता है कि और भी ज़्यादा हिडन लेयर्स हों। तो ये जो हमारे न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं ये लेवल्स पे वर्क करते हैं कि मतलब एक लेवल की जो भी फाइंडिंग्स रहेगी वो दूसरे लेवल पे चली जाती है और फिर वो दूसरे लेवल की फाइंडिंग्स तीसरे लेवल पे चली जाती है और ऐसे कर करके एक आउटपुट निकल जाता है। और ये जो रेड सर्कल्स वाली जो लेयर है उसको हम आउटपुट लेयर कहते हैं और ये वाली जो लेयर है ये फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस कर देगी। तो ये जो आपको कनेक्शंस दिख रहे हैं, इतनी सारी लाइंस दिख रही है, तो ये जो कनेक्शन है ये इन्फॉर्मेशन को फ्लो करने में मदद करते हैं। तो ये कनेक्शंस भी ज़रूरी होते हैं। उसके बाद फिर हमें एक आउटपुट मिल जाएगा कि जैसे मैंने बर्ड की इमेज डाली थी तो मुझे आउटपुट में मिल गया कि ये बर्ड है। तो मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बट अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम डीएल के कुछ फटाफट से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो ये जो डीएल है वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। मतलब कि ये 2 मेरे पास पिक्चर है तो ये उसको आइडेंटिफाई करके मुझे ये बता देगा कि ये पिक्चर्स हैं काहे की। तो ये चीज़ आपने रियल लाइफ में देखी होगी गूगल फोटोज़ वाले ऐप पे, उसमें पर्सन के अकॉर्डिंग उस पर्सन की सारी फ़ोटोज़ जो रहती है वो अलग क्लासीफाई हो जाती है। यही सेम चीज़ गूगल लेंस भी करता है। हम कोई भी फ़ोटो खींचेंगे और फिर उससे पूछेंगे कि ये किस चीज़ की फ़ोटो है तो वो हमें बता देता है, वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेता है। और तो और ये डीप लर्निंग हमें डिजिट रिकॉग्नाइजेशन में भी मदद करती है। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर हैंड रिटन है तो वो उसको समझ लेता है। तो ये काम भी गूगल लेंस कर देता है। जैसे कि अगर कोई दूसरी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है और अगर हम उसकी फ़ोटो खींचते गूगल लेंस पे तो वो हमें ट्रांसलेट करके भी बता देता है। और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन भी इसी का एक एग्जाम्पल है जो कि एलेक्सा करती है या फिर कोई सा ट्रांसलेटर हो गया तो वो कर देगा। अब ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सारे तुम लोगों को याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इनके बेसिस पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और इनके कंसेप्ट के बेसिस पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब अपन फटाफट से डिफरेंस देख लेते हैं एआई, एमएल और डीएल का। तो जो एआई रहता है वो बेसिकली क्या करता है, जो भी ह्यूमन बिहेवियर होता है उसको कॉपी करने में मदद करता है, जबकि एमएल जो है वो एआई का सबसेट है और जो डीएल है वो एमएल का सबसेट है। अब अगर हम बात करें इनके वर्किंग के बेसिस पे तो एआई के पास एमएल, डीएल, एनएलपी, रोबोटिक्स ये सारी चीज़ें होती है वर्किंग के लिए, जबकि एमएल जो है वो एल्गोरिदम्स पे वर्क करता है और जो डीएल रहता है वो न्यूरल नेटवर्क बेस्ड एल्गोरिदम्स पे वर्क करता है। अब लर्निंग की बात करें तो जो एआई रहता है वो ह्यूमंस को मिमिक करता है और जो मशीन लर्निंग रहती है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस या जो भी उसके पास डेटा होता है उससे लर्न करती है और जो डीएल रहता है वो न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ करके चीज़ों को लर्न करता है। और इनके एग्जांपल्स तो हमें पता ही है, जैसे एआई का एग्जांपल हो गया एलेक्सा या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स, फिर एमएल का एग्जांपल हो गया ईमेल स्पैम फिल्टर,
और फिर डीएल का एग्जांपल हो गया फेस रिकॉग्नाइजेशन, इमेज रिकॉग्नाइजेशन या फिर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। और फिर अगर हम इनके एक्यूरेसी की बात करें तो जो एआई की एक्यूरेसी रहती है वो कहीं ना कहीं उसके इम्प्लीमेंटेशन पर वेरी करती है। मतलब जब भी हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो अलग अलग जगह अलग अलग एक्यूरेसी दिखेगी हमें, जबकि एमएल की एक्यूरेसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और जो डीएल है उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। हम पढ़ने वाले हैं डेटा के बारे में, मतलब डेटा से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़, डेटा होता क्या है? डेटा से हम क्या समझते हैं? हमारा नेट 1 जीबी 2 जीबी, नहीं वो वाले डेटा की बात नहीं हो रही है। डेटा मतलब क्या? किसी भी चीज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम डेटा कहते हैं और वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो डेटा क्या होता है? कलेक्शन होता है फैक्ट्स का या स्टैटिस्टिक्स का। हाँ, वही स्टैटिस्टिक्स जो कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं। तो डेटा क्या होता है? कलेक्शन होता है फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स का, जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं या फिर कहीं पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में होता है, टीचर्स के पास सबकी लिस्ट रहती है कि कौन कौन स्टूडेंट हैं उनकी क्लास में, उनके मार्क्स की पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? वो डेटा है। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम फीचर्स पे। तो फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स कॉलम्स होते हैं टेबल के, जैसे कि फ्रूट है, फिर उसका कलर है, फिर उसका वेट है, फिर उसका प्राइस है। तो ये सारे जो हो गए ये फीचर हो गए। मतलब जैसे स्कूल में भी तुम लोगों ने देखा होगा, तो कैसा रहता है? एक नेम का कॉलम रहता है, फिर अटेंडेंस का कॉलम रहता है, फिर परसेंटेज स्कोर्ड का रहता है, फिर एक हाइट का कॉलम रहता है। तो ये सारे जो भी हैं ये फीचर्स हैं। उसके बाद लेबल्स क्या होते हैं? तो हमने अभी ये देखा कि फीचर्स क्या होते हैं, पर होता ये है कि कुछ फीचर जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं। तो जो स्पेशल फीचर है उसको हम लेबल कहेंगे, और जो लेबल्स होते हैं उनकी मदद से जो भी हमारा डेटा रहता है उसका कुछ मतलब निकल पाता है। अब लेबल कौन सा फीचर बनेगा? तो ये चीज किस पे डिपेंड करने वाली है? तो ये चीज हमारी प्रॉब्लम पे डिपेंड करने वाली है कि हम किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अब अगर मैं ये बोलूं कि मैं फ्रूट के कलर के बेसिस पे ये पता लगाऊंगी कि फ्रूट कौन सा है, तो मेरा जो फ्रूट है वो क्या बन गया? वो लेबल बन जाएगा। तो इधर क्या हुआ? जैसे अगर मैं इस डेटा के साथ अगर एआई मॉडल को अगर फोटो दूंगी तो वो क्या करेगा? वो उसके कलर, उसके साइज के बेसिस पे हमें क्या देगा? एक लेबल देगा ना। आंसर में क्या देगा? नाम देगा फ्रूट का। तो वही लेबल होता है। ऐसा तो बोलेगा नहीं कि ऑरेंज रंग का एक गोला है, ठीक है, वो उसको ऑरेंज बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो लेबल है। अब जो हमारा डेटा रहता है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है लेबल्ड और एक होता है अनलेबल्ड। अब लेबल्ड डेटा वो होता है जिसके साथ कुछ टैग अटैच हो, ठीक है, मतलब उसका क्या हो? एक लेबल हो। जैसे कि ये इमेज है तो इसके नीचे लिखा हुआ है उसका लेबल, है ना। तो ये हो जाता है हमारा लेबल्ड डेटा। अब वो नाम में भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है लेबल। उसके बाद फिर दूसरा टाइप आता है अनलेबल्ड। तो अनलेबल्ड डेटा में लेबल्स नहीं होते, मतलब कि वो रॉ डेटा होता है, उसमें कुछ भी टैग वैग कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही खाली डेटा रहता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है ट्रेनिंग डेटा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो ये जो मैं अभी एग्जाम्पल दे रही हूँ वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए है। तो जैसे कि अगर हम एक मॉडल बना रहे हैं जो कि क्रिकेट मैचेस को प्रिडिक्ट कर ले, तो जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग किसी भी प्लेयर की या किसी टीम की परफॉर्मेंस कैसा प्रिडिक्ट करते हैं? तो हमें पता रहता है कि उस प्लेयर ने पहले कैसा खेला है और वो कैसा खेलता है। तो हम कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ ये प्लेयर ऐसा खेलेगा, इतना तो खेलेगा। हम लोग ऐसे ही प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो भी हम मॉडल बना रहे हैं तो उसको भी तो पुराना डेटा देना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे? उसको पुराना डेटा देंगे कि कौन सा प्लेयर कैसा खेलता है, कौन सी टीम कैसी खेलती है। तो जो भी हम उसको डेटा देंगे जिसके बेसिस पे वो मॉडल ट्रेन होगा उसको हम ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेनिंग डेटा। तो हमें कहीं ना कहीं लेबल्ड डेटा देना पड़ता है अपने एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए, ठीक है। अब हमने उसको डेटा दे दिया और वो ट्रेन भी हो गया। अब देखो, हमने उसको ट्रेन कर दिया तो हम उसको टेस्ट भी तो करेंगे कि वो सही से काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पर रोल आता है टेस्टिंग डेटा का। और फिर जो भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे जब वो प्लेयर खेल रहा होगा, ठीक है, तो हम वो मैच वाला डेटा कलेक्ट करेंगे और जो प्रेडिक्शन वाला डेटा है उसको कलेक्ट करेंगे और फिर हम वो टेस्ट करेंगे कि कितना एक्यूरेट है। तो उस डेटा को हम कहेंगे टेस्टिंग डेटा। क्यों? क्योंकि हम उसकी मदद से जो भी हमारा एआई मॉडल है उसको टेस्ट कर रहे हैं कि वो एक्यूरेट है या फिर नहीं है। तो जो भी हमें डेटा मिलेगा जब वो प्लेयर परफॉर्म कर रहा होगा उसे हम कहेंगे टेस्टिंग डेटा। अब देखो, इसमें एक और लाइन है
क्या कि टेस्ट इज परफॉर्म्ड विदाउट लेबल्ड डेटा एंड देन वेरीफाई रिजल्ट विथ लेबल्स। मतलब क्या होता है, जैसे कि अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक एआई मॉडल है और मैंने इसको ट्रेन किया कि ये सारे एनिमल्स की इमेज को पहचान लेगा। अब ट्रेन हो चुका है ये, अब मेरे को इसको टेस्ट करना है। तो क्या मैं इसको लेबल्ड डेटा दूंगी? नहीं, मैं इसको अनलेबल्ड डेटा दूंगी। ठीक है, तो जैसे ये मैंने इमेज दी इसको, तो अब इसने क्या किया, इसने पहचान लिया और मेरे को एक आंसर दे दिया कि ये एक टाइगर की इमेज है। अब मेरे पास तो लेबल्स है ना, मुझे पता है कि मैंने उसको टाइगर की इमेज दी, तो मैं उससे रिजल्ट को वेरीफाई कर दूंगी। ठीक है, और अगर मान लो कि वो बोलता है कि ये कैट की इमेज है ना, फिर मैं अपने लेबल से उसको वेरीफाई करती, तो क्या होता, वो आंसर गलत आता। ठीक है, मतलब वो फेल हो गया टेस्ट में, उसको और ट्रेनिंग की जरूरत है। तो ये होता है हमारा टेस्टिंग डेटा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडलिंग। अब ये जो शब्द है मॉडलिंग, ये हमने एआई प्रोजेक्ट साइकिल में पढ़ा था। जो अपनी 4th स्टेज रहती है वो मॉडलिंग ही रहती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एआई मॉडल बनाएंगे ऑब्वियसली। तो जो रिसर्चर्स रहते हैं, जब वो एआई मॉडल बनाते हैं, तब वो 2 अप्रोच में से कोई सी एक चूज कर लेते हैं। या तो वो रूल बेस्ड अप्रोच यूज करते हैं या फिर लर्निंग अप्रोच। तो जो हमारी रूल बेस्ड अप्रोच है, उसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि वो किस पे बेस्ड है, तो वो रूल्स पे बेस्ड है। तो मतलब कि हम इसमें क्या करते हैं, कुछ रूल्स रहते हैं, उनको मशीन में फीड कर देते हैं। तो जो हमारी मशीन रहती है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करती है और हमें एक आउटपुट दे देती है। तो ये हो गई हमारी रूल बेस्ड अप्रोच, जहाँ पर हम कुछ रूल्स दे देते हैं मशीन को और वो उसके अकॉर्डिंग काम कर लेती है। उसके बाद जो दूसरी अप्रोच है, जो कि है लर्निंग अप्रोच, तो उसमें क्या होता है, हम मशीन को कुछ डेटा दे देते हैं और जो आउटपुट हमें चाहिए वो आउटपुट भी दे देते हैं। तो उस डेटा और उस आउटपुट के बेसिस पे मशीन अपने खुद के एल्गोरिदम्स बना लेती है। मतलब कि वो खुद के अपने रूल्स बना लेती हैं। तो जो भी हम उसे डेटा देंगे और जो भी हम बोलेंगे कि हमें ऐसा आउटपुट चाहिए इस डेटा के साथ, तो वो आउटपुट देने के लिए खुद के अपने रूल्स बना लेगी, काम कर लेगी और तुम्हें वो आउटपुट दे देगी निकाल के। तो अब एआई मॉडलिंग में हम क्या करते हैं, हम एल्गोरिदम्स को डेवलप करते हैं। मतलब कि क्या, रूल्स को डेवलप कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा मॉडल रहता है उसको ट्रेन करते हैं उन एल्गोरिदम्स के थ्रू एंड उसके बाद फिर हमें कुछ इंटेलिजेंट आउटपुट मिल जाता है। मतलब हमें इसमें थोड़ी बहुत कोडिंग भी करनी पड़ती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एआई मॉडल्स। तो यहीं से अपनी क्लासिफिकेशन की जर्नी स्टार्ट होती है। तो एक है रूल बेस्ड और दूसरा है लर्निंग बेस्ड। अब रूल बेस्ड अप्रोच में क्या होता है उसको पहले पढ़ लेते हैं। तो जो रूल बेस्ड अप्रोच होती है उसमें जो डेवलपर होता है वो क्या करता है, जो भी रूल्स होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो मशीन को दे देता है। मतलब इसमें मशीन्स को रूल्स और इंस्ट्रक्शन सारे पहले से दे दिए जाते हैं और मशीन उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट देती है। अभी जो डायग्राम दिख रहा है इसमें क्या हो रहा है कि हमने रूल्स डाल दिए हैं और डेटा डाल दिया है और जो मशीन है वो आंसर्स दे रही है। मतलब कि इस अप्रोच में क्या हो रहा है कि जो मशीन है वो रूल्स नहीं क्रिएट कर रही है, रूल्स हम लोग दे रहे हैं मॉडल को। जैसे कि चैटबॉट्स होते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के आंसर देते हैं, हमें कस्टमर केयर वाली फील्ड में यूज किए जाते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा चैटबॉट रहता है उसको सारा डेटा हम दे देते हैं। अब डेटा में क्या देंगे, तो जो भी क्वेश्चंस रहते हैं और उनके आंसर हम दे देंगे। तो हम डेटा के अंदर क्वेश्चन और आंसर्स दोनों दे देते हैं उसको। उसके बाद फिर कुछ रूल्स हम बताते हैं जिसकी मदद से वो आउटपुट दे पाता है। तो रूल्स क्या बताएंगे, जैसे कि मान लो कि एक कपड़ों वाली वेबसाइट है जहाँ से कोई भी कस्टमर जो है वो कपड़ों को खरीद सकता है। तो वहाँ पर जो चैटबॉट है उसको ये रूल बता दिया कि अगर यूजर जो है वो ट्रैक ऑर्डर या फिर शिपमेंट स्टेटस या डिलीवरी इन सब कीवर्ड्स का यूज करेगा, तो जो चैटबॉट है वो जो कस्टमर है उसको ऑर्डर ट्रैकिंग ऑप्शंस वाले पेज पे ले जाकर छोड़ देगा। उसके बाद फिर जो चैटबॉट है वो वहां पर उससे ऑर्डर नंबर पूछेगा, ठीक है। और अगर कस्टमर ने ऑर्डर नंबर सही डाल दिया तो वो क्या करेगा, वो जो भी उसके पास डेटा है, मतलब जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है कि उसका ऑर्डर कहाँ है क्या है, तो वो इन्फॉर्मेशन वो जो यूजर है उसको दिखा देगा। और अगर कभी यूजर गलती से गलत नंबर डाल दे तो वो एक एरर मैसेज दे देगा और वो जो यूजर है उससे बोलेगा कि वापस से सही ऑर्डर नंबर डालो, जैसा कि जनरली होता है। और अगर बाय चांस जो यूजर है वो कुछ और ही चीज चैटबॉट से पूछ ले तो वो जो चैटबॉट है वो उसको एक मैसेज दे देगा कि सॉरी आई कांट हेल्प यू विद दैट, कॉन्टेक्ट कस्टमर सपोर्ट। या फिर अगर वो किसी
पर्सन से कनेक्ट कर पाएगा, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से कनेक्ट कर पाएगा, तो वो उसका एरर दे देगा कि कनेक्टिंग टू कस्टमर केयर। जैसे कि तुम लोगों ने वेबसाइट्स पे देखा होगा, जैसे कि नायका वेबसाइट है, वहाँ पर भी चैटबॉट अवेलेबल रहता है। या फिर कुछ कंपनीज व्हाट्सएप पे भी लगाती हैं कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो एंड देन वो जो चैटबॉट रहता है वो उस मैसेज का रिप्लाई देता है। तो ये जो बॉट्स रहते हैं, इनका जो भी आंसर रहता है, जो भी मैसेज रहता है, वो रूल्स पे डिफाइंड रहता है। अब इसका ड्रॉबैक ये है कि जब हम टेस्ट करते हैं मशीन को, तो अगर उसमें हम उससे कुछ अलग ही चीज पूछ लें या कुछ अलग ही करने को बोल दें, कुछ ऐसा जो कि उसके रूल्स में या उसके डेटा में नहीं है, तो जो मशीन है वो फेल हो जाएगी और वो अपनी मिस्टेक्स से लर्न भी नहीं करेगी कुछ भी। मतलब कि अगर किसी मॉडल को हमने एक बार ट्रेन कर दिया तो वो खुद से खुद को इम्प्रूव नहीं करेगा। वो बस जैसा हमने उसको सिखा दिया है तो वो वैसे ही काम करेगा। हम उसको कुछ भी फीडबैक देंगे फिर भी वो इम्प्रूव नहीं करेगा। पर यही अगर हम बात करें लर्निंग बेस्ड अप्रोच की, तो उसमें क्या होता है, जो मशीन्स रहती है वो खुद से लर्न करती है, खुद की गलतियों से लर्न करती है। पर रूल बेस्ड अप्रोच में ऐसा नहीं होता है। तो जो रूल बेस्ड अप्रोच है उसमें जो मशीन्स रहती हैं वो खुद से खुद की गलतियों को नहीं सुधारती हैं, खुद के एक्सपीरियंस से लर्न नहीं करती हैं। तो यहाँ पर ये एक ड्रॉबैक है। अब हम चलते हैं लर्निंग बेस्ड अप्रोच पर। तो लर्निंग बेस्ड अप्रोच में क्या होता है, जो मशीन्स रहती हैं वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से भी सीखती हैं और जो मशीन्स रहती हैं वो खुद से जो भी डेटा रहता है उसको एनालाइज करके उसमें कुछ पैटर्न्स भी फाइंड करने की कोशिश करती हैं। जैसे कि ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या है, हमने डेटा डाला है और आंसर्स डाल दिए हैं उस डेटा के, और मशीन जो है वो क्या कर रही है, वो रूल्स बना रही है अपने। अब इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा मॉडल है वो रूल्स खुद से बना रहा है, हम सिर्फ उसको डेटा और आंसर्स दे रहे हैं। जैसे कि अगर मैं एक लर्निंग अप्रोच बेस्ड एआई मशीन को अगर 1000 इमेजेस दूं, एक फॉरेस्ट की जहाँ पर ढेर सारे ट्रीज हैं और मतलब उन फोटो में बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेड़ हैं और मुझे कुछ नहीं पता उस डेटा में क्या है, मतलब किस टाइप के पेड़ हैं, किस टाइप के कलर्स हैं, उसमें कैसे फ्रूट्स हैं उन ट्रीज के, मेरे को कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। और अगर मैं वो डेटा एक लर्निंग अप्रोच बेस्ड एआई मशीन को दूंगी तो वो क्या करेगी, वो मेरे को पूरा सॉर्ट करके दे देगी अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ ट्रीज, या फिर जो भी फ्रूट्स हैं उसके अकॉर्डिंग, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, उनके साइज के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होता है, अगर हमारा जो मॉडल है वो किसी एक तरीके के डेटा के साथ अगर ट्रेन किया गया है उसको, तो वो अपने खुद के एल्गोरिदम्स बना लेगा उसके अकॉर्डिंग। और फिर अगर हम उसको कुछ अलग डेटा देंगे तो वो जो मॉडल रहेगा वो खुद को मॉडिफाई कर लेगा अकॉर्डिंग टू द चेंजेस जो कि उस डेटा में थे। ठीक है, मतलब जो भी डेटा में चेंजेस रहेंगे उसके अकॉर्डिंग जो मॉडल है वो खुद को मॉडिफाई कर लेगा, जिसकी मदद से जो भी हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस मॉडल से वो फुलफिल हो सके। तो इसका एक एग्जांपल ईमेल स्पैम फिल्टर भी है, जो कि क्या करता है, जो भी ईमेल्स हैं जो स्पैम हैं उनको वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है। अब वो ऐसा कैसे कर पाता है, तो जब उसकी ट्रेनिंग होती है तो जो फिल्टर है उसको बहुत सारा हम डेटा देते हैं ईमेल्स का, जहाँ पर जो भी डेटा है वो लेबल्ड रहता है कि कौन सा ईमेल स्पैम है, कौन सा नहीं है। और जो फिल्टर रहता है वो उस पूरे डेटा को अच्छे से एनालाइज कर लेता है। वो वर्ड्स देखेगा कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो स्पैम में यूज़ हो रहे हैं। फिर सेंडर के बारे में देखेगा कि किससे कौन सा ईमेल बार बार आ रहा है, और फिर वो ये चेक करेगा कि उस ईमेल में कुछ अटैचमेंट है या नहीं, मतलब कि उसमें कुछ फाइल अटैच करी है, जैसे कि जेपीजी फाइल हो गई या पीडीएफ हो गई, तो वो उसमें अटैच करी भी है या फिर नहीं करी। और वो ऐसे करके जो भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं उनका यूज़ करके वो ये सीख जाएगा कि हमें स्पैम और जो लेजिटिमेट ईमेल्स हैं उनको अलग कैसे करना है। और फिर वो जैसे जैसे आगे काम करता जाएगा उससे वो और सीखेगा और वो अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर लेगा। तो जो लर्निंग बेस्ड अप्रोच है वो बहुत यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मशीन अपनी गलतियों से सीखती है, अपने एक्सपीरियंस से सीखती है चीज़ों को अच्छे से। अब ये जो हमने अभी ईमेल स्पैम फिल्टर वाला एग्जाम्पल पढ़ा, ये याद आ रहा है हमने कहीं और भी देखा था, मशीन लर्निंग वाले टॉपिक में पढ़ा था इसको। तो ये जो लर्निंग बेस्ड अप्रोच है इसमें मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग भी आ जाते हैं। तो जो मशीन लर्निंग है उसको 3 पार्ट्स में आगे डिवाइड किया गया है। पहला है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा है अनसुपरवाइज लर्निंग और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग।
और डीप लर्निंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स और दूसरा है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। तो जो हमारी लर्निंग बेस्ड अप्रोच थी उसके 3 डिविजन्स हैं। एक है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा है अनसुपरवाइज लर्निंग और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं हम सुपरवाइज लर्निंग से। तो सुपरवाइज लर्निंग में जो भी हम डेटा फीड करेंगे वो लेबल डेटा होगा और सुपरवाइज लर्निंग में एक सुपरवाइजर होता है जो कि मशीन को गाइड करता है। जैसे कि स्कूल में होता है अपने साथ कि जो टीचर रहता है वो अपने को एग्जाम्पल्स दे दे के ये चीज सिखाता है कि कोई भी मैथ्स के सम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, तो वो मतलब क्या कराते हैं, हमको कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं एज ए एग्जाम्पल और फिर हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देके छोड़ देते हैं कि अब ये तुम घर से करके आना। तो जब वो एग्जाम्पल दे दे के समझाते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, हमारी ट्रेनिंग हो जाती है और फिर हमारा जो नॉलेज है जो भी हमने लिया उन एग्जाम्पल से उसको टेस्ट करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। तो उसकी मदद से उन्हें भी ये पता चल जाता है कि हमें कितना आया। तो सुपरवाइज लर्निंग में भी ऐसा ही कुछ होता है। क्या होता है उसमें कि जो मशीन रहती है उसको पूरा लेबल्ड डेटा दे दिया जाता है और इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं जो मॉडल रहता है उसको रिजल्ट्स हम पहले से ही बता देते हैं और फिर हम कुछ उसको एकदम से ऐसा डेटा दे देते हैं जो कि उसने पहले कभी देखा ही नहीं हो और फिर वो उस डेटा को उन्हीं एल्गोरिदम्स के साथ प्रोसेस करता है जो कि उसने बनाई थी ड्यूरिंग ट्रेनिंग और फिर हमें एक आउटपुट दे देता है। अब जैसे कि ये मैंने कुछ उसको इमेजेस दी साइकिल की, हमने उसके एल्गोरिदम्स में फीड करी एज रॉ इनपुट। ठीक है, अब जो एल्गोरिदम्स हैं वो उस पैटर्न को समझेंगी और फिर वो जो मॉडल है वो ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम कुछ अलग ही साइकिल की इमेज उसको दे देंगे तो वो क्या करेगा, वो प्रोसेस करेगा और फिर हमें एक आउटपुट दे देगा। चलो अब यहाँ पर उसने हमें एक आउटपुट दे दिया कि ये एक साइकिल है, ऐसा बता दिया। पर अगर हम इसको एक बाइक की इमेज दें और अगर उस बाइक की इमेज को देख के अगर इसने कह दिया कि ये एक साइकिल है तो वहाँ पर एक सुपरवाइजर रहता है जो कि उसको करेक्ट करता है और जो मशीन रहती है उसको और अच्छी तरीके से ट्रेन कर देता है। तो वो जो सुपरवाइजर रहेगा वो उसको बताएगा कि हाँ ये एक साइकिल है या फिर ये एक साइकिल नहीं है। तो इस केस में जो सुपरवाइजर रहेगा वो इसको बताएगा कि नहीं ये एक साइकिल नहीं है और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है जब तक कि जो हमारा मॉडल है वो अच्छे से ट्रेन नहीं हो जाता और फिर जब हमारा जो मॉडल है वो अच्छे से ट्रेन हो जाएगा तो वो इजीली चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाएगा और हमें सही आउटपुट देगा। तो सुपरवाइज लर्निंग में एक सुपरवाइजर रहता है जो कि मशीन को ट्रेन करता है। अब इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम जो मशीन रहती है उसको एक लेबल्ड डेटा देते हैं। तो इसको याद रखना अच्छे से। इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें ये एक ऐसा मॉडल है जो कि करेंसी को प्रिडिक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट, कि अगर जैसे 5 ग्राम वेट है तो मतलब क्या है, वो यूरो करेंसी है। तो इस टाइप से तो हम क्या करेंगे, हम उसको एक डेटा सेट देंगे जहाँ पर करेंसी और वेट दोनों लिखे होंगे। ठीक है, उसके बाद उसके थ्रू वो ट्रेन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मॉडल था हमने उसको एक लेबल्ड डेटा दिया जहाँ पर लेबल था करेंसी और उसका फीचर क्या था, वेट, कि वो उसका वेट देखकर ये बता देगा कि ये कौन सी करेंसी है। इसके बाद आता है हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग। तो अब अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, हम जो भी मॉडल रहता है उसको अनलेबल्ड डेटा देते हैं। हो सकता है कि जिसने उसको वो डेटा दिया है उसको भी नहीं पता हो कि डेटा में था क्या, और जो मॉडल रहेगा वो क्या करेगा, वो उस डेटा को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा, कुछ पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करेगा कि क्या है क्या नहीं है, रिलेशनशिप्स ढूंढने की कोशिश करेगा। और फिर इसकी मदद से क्या होगा, जो यूज़र है, जैसे कि हमने अगर उसको कुछ भी रैंडम डेटा दिया तो वो हमें क्या देगा, वो हमें उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा या हमें कुछ पैटर्न्स अलग अलग छांट के दे देगा। तो उसकी मदद से हमारा क्या फ़ायदा होगा कि हमें डेटा समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब जैसे कि मैंने थाउजेंड्स ऑफ डॉग्स की उसको इमेज दे दी है ना, तो वो उसमें से क्या करेगा, पैटर्न ढूंढेगा और मुझे एक आउटपुट दे देगा उसके बेसिस पे। हो सकता है कि वो डॉग्स के कलर के बेसिस पे उनकी इमेजेस को अलग अलग कर दे, उनके साइज के बेसिस पे अलग अलग कर दे। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम उसको कुछ भी डेटा दिए जा रहे हैं और वो हमें सॉर्ट करके चीज़ें दे देता है। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे कि एक सुपरमार्केट है, उसमें जो भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन रहती है कि कौन सा कस्टमर ने क्या खरीदा,
वो सारी अगर हम इंफॉर्मेशन एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल को दे दें तो वो क्या करेगा, वो हमें कस्टमर्स को अलग अलग ग्रुप्स में छांट के बता देगा कि जैसे ये जो कस्टमर है ये ग्रॉसरी लेने आता है और ये वाला जो कस्टमर है ये ग्रॉसरी लेने नहीं आता। तो इस तरीके से ये इजीली डिफरेंशिएट कर लेता है। तो अब अनसुपरवाइज और सुपरवाइज लर्निंग में डिफरेंस क्या है? तो सुपरवाइज लर्निंग में जो भी हमारा मॉडल रहता है हम उसको लेबल्ड डेटा ही देते हैं और अनसुपरवाइज लर्निंग में हम उसको अनलेबल्ड डेटा दे सकते हैं। और जो सुपरवाइज लर्निंग है वो रियल वर्ल्ड में भी बहुत यूजफुल है। उसकी मदद से हम जो भी प्रिडिक्शंस हैं वो कर सकते हैं पास्ट ट्रेंड्स के बेसिस पे, मतलब जो भी पुरानी डेटा है उसके बेसिस पे। और जो अनसुपरवाइज लर्निंग है उसकी मदद से हम जो भी अननोन पैटर्न है उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास बहुत सारा डेटा है तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको दे दूंगी तो वो मुझे कुछ भी पैटर्न फाइंड करके बता देगा। और इसकी कंप्यूटिंग पावर भी सिंपलर होती है, मतलब प्रोसेसिंग भी इसकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती क्योंकि हम इसको ऑलरेडी लेबल डेटा दे रहे हैं। बट अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, हम इसको अनलेबल्ड डेटा दे रहे हैं, तो इसकी वजह से जो इसकी प्रोसेसिंग है या जो भी कंप्यूटिंग पावर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि इसको क्या करना पड़ता है, इसको सारी चीज़ों को सॉर्ट करना पड़ता है, तो जो भी प्रोसेसिंग रहती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, जो भी मॉडल रहता है या जो भी मशीन रहती है वो ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू सीखती है चीज़ों को। मतलब कि जैसे मैंने ये इमेज दी अपने मॉडल को, फिर इसने मेरे को बताया कि ये ग्रेप्स हैं, तो अब ये ग्रेप्स हैं नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको बता देंगे कि ये गलत है। तो हम यहाँ पर उसको नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, तो फिर क्या करेगी, फिर मशीन वापस से ट्राई करेगी कि अच्छा ये ग्रेप्स नहीं है तो ये क्या है, मैं एक बार और देखती हूँ। अब मान लो उसने फिर से गलत बता दिया, उसने बोला कि ये ऑरेंज है तो ये भी गलत है, फिर हम नेगेटिव फीडबैक दे देंगे। उसके बाद फिर अगर इसने सही गेस कर लिया कि ये एप्पल है तो हम उसको एक पॉजिटिव फीडबैक दे देंगे और फिर उस फीडबैक से जो मशीन है वो ये चीज़ सीख जाएगी कि ये एक एप्पल है। अब हम ये देखते हैं कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग से अलग कैसे है। अब होता यह है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, हर रोज कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, कुछ नया आ जाता है, तो एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, तो हमारा जो भी मॉडल है उसको भी कहीं ना कहीं उस एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करना पड़ता है। तो ऐसे सिनेरियो में रीइंफोर्समेंट लर्निंग इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, मतलब कि वो कम डेटा के साथ भी अपना काम चला सकती है। तो इसीलिए ये चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो हमारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग है वो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट दे जाती है क्योंकि वो कम डेटा में भी अपने को एक यूजफुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है। अब ये जो भी ML मॉडल्स थे इनको एक बार और हम देख लेते हैं शॉर्ट में फटाफट से। तो सबसे पहला था सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या कर रहे थे, हम उसको बार बार ट्रेन कर रहे थे, तो वो जो मॉडल है वो जो रिलेशनशिप है उसको कैसे डिटरमाइन करेगा, तो थ्रू ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग की मदद से जो भी रिलेशंस हैं उसको वो पहचान लेगा। सुपरवाइज लर्निंग में हम यही कर रहे थे ना, हाथ पकड़ के उसको सिखाएंगे सारी चीज़ें। उसके बाद आती है हमारी अनसुपरवाइज लर्निंग। तो इसमें क्या कर रहे थे, हम मशीन को छोड़ देते थे कि तुझे जो करना है कर, ठीक है। तो मतलब कि ये क्या करेगी, ये नए पैटर्न्स को डिस्कवर करेगी। क्यों? क्योंकि हमने इसे प्रॉपर सुपरविजन नहीं दिया, हम इसको हर चीज़ थोड़ी ना सिखा रहे हैं, तो वो खुद से ही जो पैटर्न्स है उसको डिस्कवर करेगी। उसके बाद फिर आती है हमारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो वहाँ पर क्या होगा, जो हमारे रिवॉर्डिंग एक्शंस है उसके थ्रू ये वो चीज़ लर्न करेगी। मतलब कि हमने कुछ अगर रिवॉर्ड किया किसी काम के लिए तो ये उससे समझ जाएगी कि मैंने अच्छा काम किया है और ये चीज़ सही है, और फिर वो उससे चीज़ों को सीख लेगी कि मुझे यही काम आगे भी करना है। अब ये जो सुपरवाइज लर्निंग है इसके दो सब डिविजन्स हैं, एक है क्लासिफिकेशन मॉडल और दूसरा है रिग्रेशन मॉडल। तो क्लासिफिकेशन मॉडल है तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन वाला काम होने वाला है, ठीक है। तो ये मॉडल क्लासिफाई करने में मदद करता है चीज़ों को। जैसे कि तुम लोगों के ग्रेड्स हो गए, तो हम क्या करेंगे, जो ग्रेड्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को क्लासिफाई कर देते हैं। और एक चीज़ और, ये जो क्लासिफिकेशन मॉडल है ये डिस्क्रीट डेटा पे वर्क करता है। अब ये डिस्क्रीट डेटा सेट क्या होता है, तो डिस्क्रीट डेटा मतलब कि ऐसा डेटा जो कि होल नंबर्स में हो,
जैसे कि अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, जैसे तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो मेरे को कोई बोलेगा कि 36 है, कोई बोलेगा 40 है, कोई बोलेगा 35 है। ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा कि हमारे क्लास में 35.5 बच्चे हैं। भला पॉइंट में कोई इंसान कैसे हो सकता है? तो ये था डिस्क्रीट डेटा का एग्जाम्पल एक। अब जैसे मैं तुम्हें ये फ्रूट्स दे दूँ और बोलूँ कि मुझे ये क्लासीफाई करके बताओ, तो तुम लोग कैसे क्लासीफाई करोगे? उसके कलर के बेसिस पे करोगे, उसके टेस्ट के बेसिस पे भी कर सकते हो। तो हमें कुछ बेस चाहिए रहता है जिसके बेसिस पे हम चीज़ों को क्लासीफाई कर पाएँ। तो ठीक वैसे ही हमारा जो क्लासिफिकेशन मॉडल है, ये भी कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे चीज़ों को क्लासीफाई कर देता है आसानी से। जैसे कि ये हमारा एक मॉडल है जो कि हॉट और कोल्ड वेदर को क्लासीफाई कर देता है। तो अब ये कुछ फैक्टर्स पे काम करेगा, जैसे कि लोकेशन हो गई, कि किस लोकेशन का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है। उसके बाद फिर सीज़न हो गया, फिर ह्यूमिडिटी हो गई, हाई या फिर लो टेम्परेचर्स हो गए। तो ये मॉडल क्या करेगा, ये इन सारे फैक्टर्स का यूज़ करके वेदर को क्लासीफाई करेगा कि वो हॉट है या फिर कोल्ड है। अब जब हम इसको कल के वेदर का डेटा देंगे, अब कल कौन सा? आने वाला कल, ठीक है। तो जब हम इसको कल के वेदर का डेटा देंगे तो ये हमें क्लासीफाई करके बता देगा कि जो टेम्परेचर रहने वाला है वो हॉट होने वाला है या फिर कोल्ड होने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रिडिक्ट करके बताएगा कि ये हॉट है या फिर कोल्ड रहने वाला है, ऐसा। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन का काम किया यहाँ पर उसने, है ना। और ठीक वैसे ही ये ईमेल्स को भी क्लासीफाई करता है कि वो स्पैम है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा ये क्लासिफिकेशन मॉडल है, हम इसको ढेर सारे ईमेल्स दिखाएंगे। अब जो ईमेल्स हम दिखाएंगे उसमें मिक्स रहेंगे, ठीक है। उसमें वो वाले ईमेल्स भी रहेंगे जो कि हमारे फ्रेंड ने भेजे हैं, कलीग ने भेजे हैं, और वो वाले ईमेल्स भी रहेंगे जो कि स्पैम है। फिर क्या होगा, जो मॉडल है वो ये चीज़ सीख जाएगा कि एक स्पैम ईमेल कैसा दिखता है, मतलब कि उसमें कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिसकी वजह से वो स्पैम होता है, या फिर उसमें कुछ एक पर्टिकुलर तरीके की अटैचमेंट है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ों के थ्रू ये सीख जाएगा कि जो ईमेल है वो कौन सा स्पैम है और कौन सा नहीं है। और फिर वो ये डिसाइड करके बताएगा कि कौन सा स्पैम है, कौन सा नहीं है। और आजकल तो ये बहुत होने लगा है कि कोई भी वेबसाइट रहती है, वो आपसे ईमेल आईडी मांग लेती है, उसके बाद फिर वो आपके ईमेल पे इतने ईमेल स्पैम करेंगी ना कि आपका पूरा इनबॉक्स ही भर जाएगा उससे। तो फिर लोग परेशान होकर और ऐसे क्लासिफिकेशन मॉडल अप्लाई कर देते हैं कि कम से कम हमारे ईमेल पे ईमेल्स तो आए स्पैम के अलावा कुछ, ठीक है। तो लोग अपने एडवर्टीजमेंट के लिए इतने ईमेल्स भेज देते हैं ना कि ये जो मॉडल्स हैं इनका यूज़ बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला समझ में आया होगा। उसके बाद फिर अपन चलते हैं रिग्रेशन मॉडल पे। तो ये जो रिग्रेशन मॉडल है ये कंटिन्यूस डेटा पे वर्क करता है। अभी हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन मॉडल के बारे में, तो वो डिस्क्रीट डेटा पे वर्क करता है, पर ये जो रिग्रेशन मॉडल है ये कंटिन्यूस डेटा पे वर्क करता है। अब कंटिन्यूस डेटा मतलब क्या? कंटिन्यूस डेटा मतलब कि ये कंटिन्यूस रेंज में हो, ठीक है। मतलब कि जैसे मैं बात करूँ कि एक क्लास के सारे स्टूडेंट्स की हाइट मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो हाइट मेजर करेंगे उसकी हम सेम यूनिट रख लेंगे कोई सी, ठीक है, सेंटीमीटर्स रख लेते हैं। उसके बाद फिर हमने सबकी मेजर करी, तो अब किसी की हाइट हो सकता है 154.5 हो, किसी की हो सकता है 160 हो, किसी की हो सकता है 167.6 हो, ठीक है। रैंडमली कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती है, और यहाँ पर हम डेसिमल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा कंटिन्यूस डेटा। तो अब इस मॉडल में हम कंटिन्यूस डेटा का यूज़ करने वाले हैं, और इस मॉडल के बारे में बेसिक चीज़ एक ये याद रखना कि ये मॉडल प्रिडिक्शंस करने में मदद करता है। जैसे कि अगर मैं अपनी सैलरी प्रिडिक्ट करना चाहती हूँ आने वाले सालों में, तो मैं एक रिग्रेशन मॉडल का यूज़ करूँगी, उसमें अपना सैलरी से रिलेटेड पुराना डेटा फीड कर दूँगी, और फिर वो मेरे को एक आउटपुट में प्रिडिक्शन दे देगा। वो मुझे बता देगा कि मेरी सैलरी इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ होने वाली है। तो बेसिकली जो रिग्रेशन मॉडल है ये प्रिडिक्शंस करने में मदद करता है हमारी। और एक चीज़ बहुत याद रखना कि हम इसमें कंटिन्यूस वैल्यूज़ डालते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्राइस हो गई, इनकम हो गई, एज हो गई, हाइट हो गई, वेट हो गया। इसके बाद अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल है
कि ये टेम्परेचर प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ ये जैसे कि प्राइस प्रिडिक्शन हो गई, जैसे कि मैं एक घर ले रही हूँ, उसका मेरे को प्राइस प्रिडिक्शन चाहिए, तो ये उसमें भी मदद करेगा। अब हम जब भी घर की प्राइस बताते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं तो कुछ बेसिक पैरामीटर होते हैं, उनके बेसिस पे करते हैं। जैसे कि घर कितना बड़ा है, कितने BHK का घर है, वहाँ की लोकेलिटी कैसी है। तो ठीक वैसे ही जो हमारा मॉडल है वो भी बेसिक फीचर्स के बेसिस पर ही प्रिडिक्शंस देने वाला है। या फिर हम कोई यूज्ड कार के प्राइस को प्रिडिक्ट करना चाहें तो इसमें भी वही सेम चीज़ है कि हम क्या करेंगे, कुछ बेसिस होते हैं, जैसे कि कार कितने बार चली है, नहीं कितने बार नहीं, मतलब कितने ओनर्स थे उसके पुराने, सेकंड हैंड है, थर्ड हैंड है, वो वाली चीज़, ठीक है, वो देखेंगे हम। कितने साल तक चल चुकी है, अभी उसके मतलब लाइफ के कितने साल बाकी हैं, ठीक है, कितने साल तक जिंदा रहेगी वो भी देखेंगे ना। फ्यूल किस टाइप का डलता है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, उसके बाद फिर हम प्राइस बताते। तो ठीक वैसे ही जो हमारा मॉडल है वो भी ऐसे ही प्रिडिक्शंस देगा, ठीक है, ईजी है पूरा। अब हम पढ़ लेते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की सब कैटेगरीज। तो इसमें सबसे पहली है क्लस्टरिंग मॉडल और दूसरा है एसोसिएशन मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं क्लस्टरिंग मॉडल से। तो क्लस्टरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हम मॉडल को जो भी डेटा देते हैं उस डेटा को जो हमारा क्लस्टरिंग मॉडल है वो क्लस्टर्स में डिवाइड कर देगा। क्लस्टर्स मतलब कि कुछ ग्रुप्स में। तो जैसे यहाँ पर मेरा एक क्लस्टरिंग मॉडल है और मैंने उसको रॉ डेटा दिया, कुछ पिक्चर्स दी। अब वो क्या करेगा, वो कुछ डिसिमिलैरिटीज देखेगा, कुछ सिमिलैरिटीज देखेगा और उन पिक्चर्स को मेरे को सॉर्ट करके दे देगा। तो जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर उसने मेरे को एनिमल्स की फोटो अलग करके दी है और जो बर्ड्स हैं उनकी फोटोज अलग करी है। तो मतलब क्या करता है, ये बेसिक फीचर देखेगा, कुछ सिमिलैरिटीज देखेगा कि जो एनिमल्स की फोटो है उसमें उसको 4 पैर दिख रहे हैं और सारे मतलब एनिमल्स जैसे एक जैसे दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, और जो बर्ड्स हैं उनके पास विंग्स दिख रहे हैं, फिर उनके पाँव दिख रहे हैं। तो उसके बेसिस पे ये क्या करता है, डिफ्रेंशिएट कर देता है। तो क्लस्टरिंग मॉडल ने क्या किया, जो भी हमने उसको डेटा दिया उसको उसने ग्रुप्स में या फिर हम कह सकते हैं क्लस्टर में बांट दिया, कुछ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर, ठीक है। मतलब कि क्या किया, इसने भी क्लासिफिकेशन का काम किया। और क्लासिफिकेशन एक और मॉडल ने किया था, जो हमारा क्लासिफिकेशन मॉडल था ना सुपरवाइज लर्निंग के अंडर में, उसने भी क्लासिफिकेशन का ही काम किया था। पर इन दोनों में फर्क ये रहता है कि जो क्लस्टरिंग रहता है उसमें हम अनलेबल्ड डेटा देते हैं और जो क्लासिफिकेशन है उसमें लेबल्ड डेटा दिया था हमने, ठीक है। अभी हमने क्लस्टरिंग पढ़ा था, उसमें हमने जो एनिमल्स दिए थे किसी के नाम कुछ भी नहीं था, पूरा अनलेबल्ड डेटा था। उसके बाद फिर जो क्लस्टरिंग रहता है वो खुद के नेचुरल ग्रुप्स को डिस्कवर करता है। मतलब खुद ही से उसने 2 क्लस्टर अपने बना लिए, एक एनिमल्स वाला ग्रुप बना लिया और एक बर्ड्स वाला। पर जो क्लासिफिकेशन मॉडल है वो प्री डिफाइंड कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है। मतलब वो ऐसे ग्रुप्स में क्लासिफाई करता है जो कि उसे पहले से बता देते हैं, जैसे कि ईमेल्स हो गया, आर्टिकल हो गए, तो ऐसे नाम बता देते हैं और वो उसी में क्लासिफाई करके रख देता है। खुद की मर्जी से नए ग्रुप्स डिस्कवर नहीं करता वो। तो ये बेसिक डिफरेंस है क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन के बीच का, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम फटाफट से। तो जैसे तुम लोगों है ना, तुम लोगों को कैसे गाने सुनने पसंद है? कुछ लोगों को स्लो टेम्पो और सॉफ्ट इंटेंसिटी वाले गाने सुनने पसंद होंगे, सूदिंग से थोड़े। कुछ लोगों को मतलब बिल्कुल एनर्जेटिक फास्ट टेम्पो वाले गाने सुनने पसंद होंगे। तो ये चीज तुमने एक ऑब्जर्व करी होगी कभी स्पॉटिफाई या फिर यूट्यूब म्यूजिक पे, कि इन प्लेटफॉर्म्स पे प्लेलिस्ट बनी हुई रहती है हमारी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कि हमें कैसे गाने सुनने पसंद हैं। तो मतलब जैसे हमारे अलग अलग टाइम पे अलग अलग मूड होते हैं, तो कभी मूड होता है कि सारे सॉफ्ट म्यूजिक सूदिंग म्यूजिक सुनना है, तो वैसे ही वैसे गाने बजते रहेंगे। फिर कभी इच्छा होती है कि बिल्कुल हाई बीट एनर्जेटिक गाने सुनने हैं, तो उसकी अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। या फिर कुछ हमारी भी पसंद होती है कि मतलब ये गाने हमें बहुत पसंद है सुनना, तो उसकी भी अलग एक प्लेलिस्ट बनी हुई रहती है। तो ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स है जैसे स्पॉटिफाई हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, तो ये लोग भी ऐसी ही टेक्निक का यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारा क्लस्टरिंग मॉडल रहता है वो सिमिलैरिटीज और पैटर्न्स के बेसिस पर चीज़ों को क्लासिफाई कर देता है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट मॉडल है एसोसिएशन मॉडल। तो अब ये क्या करता है, इसको हम जो भी डेटा देंगे
ये उसमें रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करता है, ठीक है। अभी शायद उतने अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो इसको एक हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो जैसे कि एक सुपरमार्केट है ना, और मान लो कि अपन वहां पर सामान बेच रहे हैं, ठीक है। तो पहला कस्टमर आया तुम्हारी दुकान पे और उसने बटर खरीदा और साथ में राजमा खरीदा और चावल खरीद लिए। उसके बाद फिर दूसरा कस्टमर आया, उसने राजमा खरीदा, आटा खरीदा और चावल खरीद लिए। उसके थोड़ी देर बाद तीसरा कस्टमर आया, अब उसने क्या खरीदा, राजमा खरीदा, वॉशिंग पाउडर खरीद लिया उसने, और तीसरी चीज क्या खरीदी होगी वो सबने गैस कर ही लिया होगा। ऑब्वियस सी बात है कि वो राजमा और वॉशिंग पाउडर तो खाएगा नहीं, है ना, तो उसने राजमा और फिर चावल खरीद लिए। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया, है ना, हम लोगों ने पैटर्न देखा कि देखो राजमा के साथ चावल खाते लोग, बहुत पसंद होते हैं कुछ लोगों को। तो मतलब कि अगर किसी ने राजमा खरीदे हैं तो वो दूसरी चीज क्या खरीदेगा, चावल। इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, हो सकता है वो दूसरी चीजें खरीद ले, पर चावल की हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो यही होता है हमारा एसोसिएशन रूल, जहाँ पर जो अपना मॉडल रहता है वो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करता है। जैसे जो प्रोडक्ट्स लिए कस्टमर ने वो क्या थे, वो वेरिएबल्स थे, है ना, मतलब फिक्स वैल्यू तो थी नहीं, बदल सकते थे। तो उन वेरिएबल्स के बीच में उस मॉडल ने क्या किया, रिलेशनशिप फाइंड कर ली कि राजमा के साथ क्या लेंगे, चावल लेंगे जाके। अब तुम में से कुछ लोगों को तो खाने की भी इच्छा हो गई होगी। राजमा चावल के चक्कर में मत भूल जाना कि अभी क्या पढ़ रहे थे, है ना, अपन अभी एसोसिएशन रूल पढ़ रहे थे, जिसमें क्या होता है, जो हमारा मॉडल रहता है वो रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करता है वेरिएबल्स के बीच में, है ना, ये याद रखना, वेरिएबल्स के बीच में। और इसका हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है इसके जो रिकमेंडेशंस रहते हैं वो कस्टमर्स के लिए यूजफुल हो जाते हैं। जैसे कि अगर कोई शॉप पे गया ब्रेड लेने, है ना, और वहां पर उसके जो मॉडल है उसने उसको बटर रिकमेंड किया और उसको याद आया कि हाँ घर पे बटर भी तो खत्म हो गया है, तो वो उसी टाइम परचेस कर लेगा। तो ये जो रूल है ये कहीं ना कहीं फायदा भी देता है। तो यहाँ पर हमारा मशीन लर्निंग वाला जो पार्ट था वो पूरा खत्म हो चुका है, हमने पूरे क्लासिफिकेशन सब पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं डीप लर्निंग पे। तो ये जो डीप लर्निंग होती है इसमें क्या होता है, जो भी मॉडल रहता है उसके पास बहुत सारा डेटा रहता है, और डीप लर्निंग की मदद से जो भी सॉफ्टवेयर रहता है वो अपने आप को उतने बड़े डेटा के साथ परफॉर्म करने के लिए ट्रेन कर पाता है। मतलब कि वो अपने आप को कुछ इस तरीके से ट्रेन करेगा कि वो बहुत सारे डेटा के साथ जो अपना टास्क है वो इजीली परफॉर्म कर सके। इसी के साथ साथ जो मशीन रहती है वो खुद के एल्गोरिदम्स भी खुद से डेवलप कर लेती है। तो अब ये डीप लर्निंग की भी सब कैटेगरीज है, एक है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और दूसरा है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से। तो ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं ये कहीं ना कहीं ह्यूमन के ब्रेन और उसके नर्वस सिस्टम के जैसे ही होते हैं, और ये उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं जहाँ पर जो डेटा रहता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है हम इसको नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में और पढ़ेंगे, तो उसमें और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स पे। इसके बाद आता है हमारा कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो ये एक डीएल एल्गोरिदम है जो कि क्या करती है, इनपुट इमेज ले लेती है ना, उसको अच्छे से एनालाइज कर लेगी, सारी चीजें उसमें से देख लेगी, सारे एस्पेक्ट्स देख लेगी, सारे ऑब्जेक्ट्स देख लेगी और दूसरी इमेज से डिफरेंशिएट भी कर देगी। तो बस अभी सिलेबस में हाल फिलहाल के लिए इतना ही है। तो यहाँ पर हमारा मॉडलिंग वाला पार्ट पूरा खत्म होता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे ब्रेन सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। हाँ, साइंस में पढ़ी होगी ये चीज़, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। तो ये जो न्यूरॉन्स रहते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और एक दूसरे को सिग्नल्स सेंड करते रहते हैं। ठीक वैसे ही हमारी कंप्यूटर की दुनिया में ह्यूमन ब्रेन का सिंप्लीफाइड वर्जन बनाने की कोशिश की गई है, जिन्हें हम न्यूरल नेटवर्क्स भी कह सकते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क भी कहीं ना कहीं हमारे जो ब्रेन है और उसका जो वर्किंग सिस्टम है उससे थोड़ा सा सिमिलर है। अब यहाँ पर हमारे पास ब्रेन सेल्स होते हैं, वैसे ही जो मशीन्स होती है उनके पास प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं जिनको हम नोड्स भी कहते हैं या फिर आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स भी कहते हैं। और ये सारे नोड्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जैसे कि हमारे ब्रेन सेल्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब ये जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट पे बहुत ही इजीली वर्क कर पाते हैं और उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व कर लेते हैं।
अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं। अब ये जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं ये मल्टीपल लेयर्स में डिवाइडेड हैं और हर लेयर अलग अलग नोड्स में डिवाइडेड है। मतलब कि एक लेयर में बहुत सारे नोड्स होते हैं और हर नोड का अपना कुछ काम होता है जो कि उसे करना रहता है और फिर उसको नेक्स्ट लेयर पे पास कर दिया जाता है। तो ये डायग्राम दिख रहा है तुम लोगों को, तो इसमें जो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है वो एक लेयर है, ठीक है। और ये जो डॉट्स दिख रहे हैं वो नोड्स हैं या फिर हम कहें तो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स। अब इसमें 3 लेयर होती है। पहली होती है इनपुट लेयर, दूसरी होती है हिडन लेयर और तीसरी होती है आउटपुट लेयर। तो जो इनपुट लेयर होती है उसका काम होता है डेटा लेना। तो जैसे कि अपन एक इमेज देंगे तो वो इनपुट लेयर क्या करेगी, उस डेटा को ले लेगी, वो वहाँ पर कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा डेटा रहता है वो नेक्स्ट लेयर पे जाता है जो कि है हिडन लेयर। अब हिडन लेयर वो लेयर है जहाँ पर सारी प्रोसेसिंग हमारी होने वाली है और इनका नाम हिडन लेयर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये विजिबल नहीं होती हैं, इसलिए हिडन है। और हर नोड की अपनी अलग ML एल्गोरिदम रहती है। तो जैसे ही कोई भी इनपुट जाएगा तो वो अपनी एल्गोरिदम उस पर लगा देंगे। हाँ, जिस भी नोड को जो जो एल्गोरिदम आती होगी वो उस पर लगा देगा, ठीक है। अब जो हिडन लेयर्स हैं वो अपना जो कैलकुलेशन रहता है वो किसके बेसिस पे करती है, तो वेट्स के बेसिस पे। मतलब कि तुम लोग ऐसे समझ लो उसकी कुछ वैल्यू होती है तो उसके बेसिस पे, पर वैल्यू वर्ड नहीं लिखना एग्जाम में, वेट्स लिखना, ठीक है। और कुछ बायस इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको तो उसके बेसिस पे वो कैलकुलेट करती जाती है एक लेयर से दूसरी लेयर तक जाते जाते, और फिर उस कैलकुलेशन के बेसिस पे डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। मतलब कि इनके डिसीजन में बहुत गहरी कैलकुलेशंस रहती हैं। तो हो सकता है ये वाला पॉइंट तुम लोगों को अभी अच्छे से समझ में नहीं आया हो, क्योंकि इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। तो अभी अपन एग्जाम्पल भी देखेंगे इसका, तो थोड़ा सा होल्ड पे डाल देना इसको। उसके बाद क्या होता है, जो भी इनका आउटपुट रहता है वो आउटपुट लेयर के पास जाएगा और फिर वहाँ से हमें एक आउटपुट मिल जाता है। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हिडन लेयर है इसमें मल्टीपल हिडन लेयर्स हों। वो जो भी मॉडल है उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो कितना कॉम्प्लेक्स होगा, उसमें कितनी हिडन लेयर्स होंगी, क्या होगा। और जो लास्ट हिडन लेयर रहेगी वो अपना जो भी आउटपुट है वो आउटपुट लेयर को दे देगी और फिर आउटपुट लेयर से हमें एक आउटपुट मिल जाएगा। और अगर हम न्यूरल नेटवर्क की एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो वो तो तुम लोगों को पता ही है कहाँ यूज़ होता है। एक तो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन में यूज़ होता है, उसके बाद फिर चैटबॉट्स में यूज़ होता है और प्राइस प्रिडिक्शन हो गया, तो इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि डिसीजन लेता कैसे है। तो जो पॉइंट अभी मैंने बोला था कि अभी नहीं समझ में आया होगा, तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं उसको, ठीक है। तो अब मान लो कि हमें बारिश में भीगना पसंद नहीं है, ठीक है। तुम में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको मस्त बारिश में भीगना पसंद होगा, बट मान लेते हैं कि हमें बारिश में भीगना उतना पसंद नहीं है। तो हमें बाहर जाना है कि नहीं जाना है वो कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वेदर कैसा है, मतलब क्या धूप निकली हुई है कि क्या चल रहा है बाहर, बादल बादल से हो रहे हैं। तो उससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि आज बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, ठीक है। और ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हम लोग वेदर प्रेडिक्शंस भी देख लेते हैं। और तो और हमें गीला होना पसंद नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, रेनकोट या फिर अम्ब्रेला लेके चले जाएंगे। तो हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि हमारे पास रेनकोट है या नहीं, छाता है या नहीं। तो अब हम इसे परसेप्ट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब तुम लोगों ने ये वर्ड देखा, ये होता क्या है इसका मतलब मैं बता देती हूँ। परसेप्ट्रॉन एक तरीके का क्लासिफायर होता है जो कि हमारे इनपुट डेटा को वेट्स और उनके सम के बेसिस पे क्लासीफाई करता है। तो जो परसेप्ट्रॉन रहता है ये हमारे इनपुट के वेट्स को कैलकुलेट करता है, ठीक है। ये हर चीज़ को हम लोग प्रायोरिटी वाइज अलग अलग वेट देते हैं, अलग अलग नंबर्स देते हैं जो कि हमारे फाइनल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने वाली है। अभी ये एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें हम लोग यही करने वाले हैं, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 4 इनपुट हैं, तो इसमें हम अपने वो 4 फैक्टर्स रख देंगे, ठीक है। कि डू आई हैव अ जैकेट, डू आई हैव अ अम्ब्रेला, इट इज सनी नाउ, एंड व्हाट इज द वेदर फोरकास्ट फॉर लेटर। उसके बाद फिर हम इनको अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग नंबरिंग दे देते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम लोग सबसे पहले यही चीज़ देखते हैं कि बाहर का मौसम कैसा है। तो इज इट सनी नाउ, इसको मैं 1 नंबर दे देती हूँ।
उसके बाद हम लोग वेदर फोरकास्ट को भी मान लेते हैं थोड़ा बहुत, तो उसको सेकंड नंबर दे देते हैं। अब अम्ब्रेला पकड़ के घूमने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो मैं जो जैकेट वाला पॉइंट है उसको थर्ड नंबर दे देती हूँ और अम्ब्रेला वाले को फोर्थ नंबर दे देती हूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग अपनी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग, मतलब अपन क्या चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं क्या नहीं पसंद करते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं। चलो अब बात आ जाती है हमारे ये बायस की। तो मतलब क्या, इसमें हमारी खुद की पर्सनल चॉइस रहेगी, है ना। तो इस वाले में हम लोग अपनी पसंद के अकॉर्डिंग नंबर देने वाले हैं। ठीक है, तो इसका वेट हम लोग अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रखने वाले हैं। तो जैसे कोई होगा कि हाँ भीग जाऊंगा तो भीग जाऊंगा, मज़ा आ जाएगा मेरे को। तो ऐसे इंसान का जो WB है, मतलब जो वेट है बायस का, वो कम होगा। क्यों? क्योंकि उसको भीगने से डर नहीं लगता। पर जिसको भीगना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उनके लिए जो नंबर रहेगा वो हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें बाहर जाने से डर लगता है। नहीं, बाहर जाने से डर नहीं लगता, भीगने से डर लगता है। तो हम मान लेते हैं कि जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं उसको भीगने से बहुत डर लगता है। ठीक है, तो हमने इसको 4 नंबर दे दिए। और जो हमारा इट इज़ सनी नाउ, उसका हमने वेट दे दिया 3। ठीक है, और जो वेदर फोरकास्ट वाला था उसको 2.5 नंबर दे दिया, क्योंकि वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए। उसके बाद फिर जो जैकेट वाला था वो हमारी थर्ड प्रायोरिटी थी, तो इसलिए उसको दे दिया 1.5 नंबर, और अम्ब्रेला वाले को 1 दे दिया। तो इसमें जो भी कैलकुलेशंस होगी उससे हमें पता चलेगा कि हमें बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरे पास जैकेट था, उसके बाद मेरे पास अम्ब्रेला नहीं था, तो अम्ब्रेला पे हमने लिख दिया नो और जैकेट पे लिख दिया येस। अब हमने अभी बाहर निकल के देखा कि जो वेदर है वो सनी है, तो हमने उस पर लिख दिया येस। और फिर वेदर फोरकास्ट सर्च करके देखा तो वो बोल रहा है कि बारिश हो सकती है, तो उस पर हमने डाल दिया नो। तो अब क्या करेंगे, जो भी येस येस वाले हैं उसको हम 1 मान लेते हैं और नो वालों को 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, मेरे पास जैकेट था तो मैंने कर दिया 1 × 1.5। अब उसमें हम ऐड करते जाएंगे ना सारी चीज़ें। उसके बाद मेरे पास अम्ब्रेला नहीं था तो मैंने कर दिया 0 × 1, जो कि आगे 0 ही होने वाला है। ठीक है, फिर हम प्लस करेंगे तीसरे वाले का, तो तीसरी वाली चीज़ जो थी वो येस थी, तो हम कर देंगे 1 × 3। उसके बाद फिर चौथी वाली चीज़ नो थी, तो हम कर देंगे 0 × 2.5, जो कि 0 ही होने वाली है। अब जो WB है हम उसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो हम माइनस का साइन लगा के लिख देंगे 1 × 4, क्योंकि 4 हमारा WB था, है ना। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 0.5, जो कि 0 से बड़ा है, मतलब कि क्या हम बाहर जा सकते हैं। अब इसमें अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैकेट के लिए बोला तो जैकेट नहीं है। उसके बाद अम्ब्रेला है तो उसके लिए लिख दिया येस। फिर अभी देखा बाहर तो सनी नहीं है, क्लाउडी क्लाउडी सा हो रहा है मौसम थोड़ा, तो लिख दिया नो। उसके बाद फिर वेदर फोरकास्ट देखा तो वो लोग तो बोल रहे कि बारिश नहीं होने वाली है, तो हमने लिख दिया येस। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5 × 0, जो कि 0 ही होने वाला है। फिर 1 पे येस था तो 1 × 1 हो जाएगा, जो कि 1 है। उसके बाद फिर इट इज़ सनी नाउ पे 0 था, तो 3 × 0 कर देंगे, जो कि 0 होने वाला है। और फिर जो लास्ट ऑप्शन है उसमें था 2.5 और येस था, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 × 1, जो कि 2.5 होने वाला है। और फिर हम WB को माइनस करते हैं, तो 4 × 1 माइनस कर देंगे, जो कि 4 माइनस करना है हमें। तो इसको करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5। अब ये जो आंसर है ये 0 से छोटा है, इसका मतलब है कि हमें बाहर पार्क में नहीं जाने का है। तो ये जो हिडन लेयर्स रहती हैं ये इतना सारा कैलकुलेशन करती हैं, उसके बाद हमें एक आउटपुट दे देती हैं। तो यहाँ पर हमने परसेप्ट्रॉन में क्या देखा, अलग अलग इनपुट का अलग अलग वेट था, जिसको आखिरी में कैलकुलेट करके एक डिसीजन तक पहुँचा जाता है। और ये सारा काम हम नहीं करते, जो हमारी मशीन रहती है वो करती है ना, ये याद रखना, नहीं तो तुम लिख दो वी कैलकुलेट। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी मशीन्स रहती हैं वो इजीली डिसीजन ले पाती हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल में हुआ कि हम लोग उसको इनपुट देते जा रहे थे कि अभी मौसम कैसा है, आगे का वेदर फोरकास्ट कैसा है, हमारे पास जैकेट है या अम्ब्रेला है, जो भी है वो हम सारी चीज़ें उसको बताते जा रहे थे। उसने अपना वेट बना लिया हर इनपुट का, और फिर उसको कैलकुलेट करके हमें ये बता दिया कि आपको बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए।
तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट यूनिट पे जो कि है एवेल्युएटिंग मॉडल्स। सो स्टे ट्यून्ड विद एम्बिशियस एकेडमी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कमेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।